कैसे सोचो, पहले हमें जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए चीजें क्या होनी चाहिए, उपलब्ध। और जब तक ये चीजें हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगी तब तक आगे की चीजें नहीं हो पाएंगी। और किसी को किस प्रकार की दिक्कत? तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं, जानिए दूसरा टॉपिक आप लोग, दूसरा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश का व्यापार। दो लोग प्रवेश का यही के तत्व बस ठीक है। उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। ये आपका टॉपिक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसायिक कार्य एवं उद्योग, जो इंडस्ट्री स्थापित की जाती हैं, इन चीज़ों के विषय में हमें जानकारी करना। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उत्तर प्रदेश का राज्य जो है, क्या खनिज संसाधनों की दृष्टि मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, या एक मध्यम राज्य का दर्जा है, या निम्न मध्यम में? कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो राज्य खनिज की दृष्टि से अधिक मजबूत होंगे या खनिज संसाधनों की उपलब्धता अधिक होगी, वहाँ विकास की गति भी क्या होगी, अधिक होगी। विकास की गति क्या होगी, अधिक होगी। जैसे जो तटीय राज्य, तो तटीय राज्य में जैसे आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिल, केरला, इन राज्यों का विकास अधिक हुआ, प्राचीन काल से ही हुआ। कोई आज तो है। तो तटीय राज्यों की जो विशेषता थी, वहां क्या थी, कनेक्टिविटी थी। क्या था, व्यापार करने के जो साधन थे वो क्या थे, उपलब्ध थे। पहले क्या होता था, बंदरगाहों के माध्यम से क्या किया जाता था, वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। जो बीच के रास्ते, जो आपकी मिडिल, जो उत्तर भारत के राज्य थे, वो क्या हो गए, विकास की गति में क्या हो गए, पिछड़ गए। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश का विकास, महाराष्ट्र का विकास, गुजरात का विकास, क्या दोनों में अंतर है कि नहीं? जितना महाराष्ट्र का विकास हुआ है, जितना गुजरात का हुआ है, क्या उतना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का हो पाया है? उसका कारण ये था कि वहां पे वो संसाधन उपलब्ध नहीं थे, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। इसलिए क्या हो गया, वो राज्य व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या हो गए, पिछड़ गए। और इसीलिए औद्योगिक दृष्टि से भी क्या हो गया, पिछड़ गए। और उद्योग कहाँ स्थापित होंगे, वही स्थापित होंगे जहां आधारभूत संरचना उपलब्ध होगी। तो ये देखा जाता है कि मान लीजिए कि आपकी आधारभूत संरचना, मान लीजिए आप यहाँ डेवलप कर लें, मध्य के राज्यों में, तो यहाँ जब आप डेवलप कर लेंगे तो लागत क्या हो गई, बढ़ गई। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, मान लीजिए लेबर आपको उतना उपलब्ध नहीं है, रॉ मटेरियल आपको उतना नहीं है, मिनरल्स उतने नहीं है, तो पता चला आपको हर चीज़ निर्यात करके वहाँ से जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा आपको लेके आना है, तो क्या होगा, कास्ट अधिक हो जाएगी। तो पता चलेगा जब कास्ट ही अधिक हो जाएगी तो वस्तुएं क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो मार्केट में उन वस्तुओं की स्वीकार्यता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे व्यापार फलीभूत न हो पाएंगे, नहीं फले फूलेंगे। ये सारी स्थितियां व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जैसे मान लीजिए होता है कृषि आधारित उद्योग, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कच्चा माल कहाँ से आएगा, और वो जाकर के जो है रॉ मटेरियल वस्तुओं के रूप में क्या होगा, परिवर्तित होगा, जिसे आप मैन्युफैक्चर बोलते हो, हिंदी में भी निर्माण बोलते हो। विनिर्माण का मतलब कच्चे माल को वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करना, ये तो होता है। तो उसे आप चाहे मैन्युफैक्चर किए और चाहे विनिर्माण करिए। तो वस्तुएं जैसे आप मान लीजिए आप कपड़े पहने हैं, तो ये कपड़े ऐसे इसी रूप में तो आ नहीं है। उससे क्या हुआ, कपास को कपास से रेशे निकाले गए और उस रेशे को क्या हुआ, एक धान के रूप में रेशे की बिनाई हुई, फिर उसके बाद
उसको थान बनाया गया। थान के बाद फिर आप गए मार्केट से, वो मार्केट में गए, दुकानों पे गए, फिर वहां से वो कपड़े क्या हुआ आपने खरीदे, आप खरीदने के बाद उसको ले गए दर्जी के यहाँ दिए, टेलर के यहाँ दिया, फिर उसके बाद वो वस्तु क्या हुई, शर्ट या दूरी सिलाया आपने, वो बनी, उसके बाद आपने उपयोग किया। तो कितने चरण गुजरे, बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ा, और उसमें क्या हो, सभी लोगों को रोजगार मिला। तो जो चीजें यहाँ आप देख रहे हैं वो इसी रूप में उपलब्ध नहीं थी, बल्कि क्या था, पहले रॉ मटेरियल था और उसको वस्तुओं के रूप में क्या किया गया, कन्वर्टेड किया गया, परिवर्तित किया गया। ये चीजें जो है बदली गई। तो इसमें थोड़ा नोट भी करते चलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण मतलब किस प्रकार के खनिज आपके संसाधन जो है उपलब्ध हैं, उसके विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर ये देखेंगे हमारे उद्योग की स्थिति क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि हमारे उद्योग में चुनौतियां क्या आ रही हैं, समस्याएं क्या आ रही हैं, कि जिसके कारण से हमारे उद्योग उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हम पूरे क्वेश्चन को एक होलिस्टिक अप्रोच में लेंगे, बृहद रूप में लेंगे, और उसको हम डिक्टेट करेंगे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो इसी क्वेश्चन से आप 3 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि एक ही प्रश्न के हम लोग डील कर रहे थे, लेकिन उससे सारे प्रकार के प्रश्न क्या हो जा रहे थे, कवर हो जा रहे थे। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे और उसी को नोट डाउन करिए। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन रेफरेंस में आपको शुरू करना होगा तो ये लाइन आप रेफरेंस के रूप में वहां ऊपर देंगे। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। अब निम्न मतलब कि अच्छी स्थिति का नहीं है, निम्न है, और मध्यम से थोड़ा कम है। यहां विंध्य क्या है, विंध्य पर्वत है, विंध्य क्रम की शैल माने चट्टान, शैलों बुंदेलखंड क्षेत्र तथा हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज पाए जाते हैं। अब मिनरल्स किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, मिनरल्स क्या है, डिफाइन करिए, परिभाषित करिए। खनिज किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछ ले कि खनिज क्या है, भाई खनिज तो आप लोगों ने भूगोल में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो खनिज क्या है, हमें जानना चाहिए खनिज क्या है। बताइए, जो आ रहा नहीं हम तो बताएंगे। चलिए हम ये बताते हैं। तत्वों के मिश्रण को खनिज कहते हैं। कहीं डाल के खनिज डाल के लिख लीजिए। तत्वों के मिश्रण को खनिज कहते हैं।
अब बात आती है चट्टान की। चट्टान कैसे बनती है? चट्टान कैसे बनती है? सेल की बात हम कर रहे हैं, बिंदकर्म की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, चट्टान की बात कर रहे हैं, खनिज की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होगी ना, उसका निर्माण होगा ना किसी चीज से। तो कैसे होगा उसको भी लिख लीजिए, एक लाइन में लिखा देना, चट्टान। खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। बहुत सामान्य, बहुत छोटी छोटी परिभाषा हम देंगे आपको जो लिखाएंगे। अब बात आती है मृदा का निर्माण कैसे होगा? बिल्कुल, चट्टानों के अपरदन से मृदा का निर्माण। देखिए तीनों चीजें क्या हो रही हैं, क्रमवार आ रही हैं, है ना। इन चीजों को हमें क्या करना है, जानना चाहिए। लिखिए आगे। खनिजों की खोज एवं विकास खनिजों की खोज एवं विकास हेतु प्रदेश में भूतल एवं खनिज कर्म निदेशालय मतलब जो काम किए जा रहे हैं, निदेशालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। नीचे लिखेगा उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति, मतलब प्रथम खनिज नीति, उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति या पहली खनिज नीति, जो भी लिख लीजिए, 1998 के अनुसार 12 जिलों को खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया। खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया। अब जैसे खनिज क्या है, कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं जो हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उसको नोट कर लीजिए। कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, हीरा, सोना, तांबा, यूरेनियम, सिलिका, सैंड मतलब बालू, सिलिका, सैंड आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। जैसे कोयला, मान लीजिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है कोयला कहाँ पाया जाता है, मान लीजिए सिंगरौली में। तो आपने क्या कर दिया, आंसर को टिक कर दिया कि सिंगरौली में क्या मिलता है, कोयला पाया जाता है ना। जैसे मान लीजिए सैंड वालों की बात कर दिया गया, कांच वालों कहाँ आपको ऑप्शन दिया गया, तो आपने ऑप्शन में लगा दिया कि फला जगह पे ये चीजें मिलती हैं।
तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। लेकिन हमें मुख्य परीक्षा में क्या करना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ये नहीं कि हम उसको जो है ऑब्जेक्टिव की तरह दिखाएं, हमें क्या करना है, हमें स्पेस उसको वो 2 4 5 खनिज को लिख करके और ब्रैकेट में उन चीज़ों को दिखा देना है, मतलब कम से कम शब्दों में उसका उल्लेख कर देना है। क्योंकि आपके पास स्पेस कम है, आपके पास स्पेस क्या है, आधा पेज का, और आधे पेज में आपको पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, लिखना है। तो आप कैसे दिखा पाओगे, जब पता चला पूरा चार्ट ही बना दोगे तो क्या होगा, स्पेस खत्म हो गया और मेन बातें आपकी आई ही नहीं, केवल आपने खंजों का क्या कर दिया, विवरण ही दे दिया, बाकी और चीजें छूट गई। तो हमें इस चीज को भी अपने आंसर राइटिंग में ध्यान रख के चलना। बस मेन खनिज का आप उल्लेख करिए और उसको ब्रैकेट में दिखाइए, फला जगह मिलता है, कामा लगा करके आपकी शब्द संख्या भी बच जाएगी और आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब आगे लिखिए कृषि, उसी पे नीचे करते चलिएगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं। लिखिए कृषि आधारित प्रमुख उद्योग, 2 चार्ट बना लीजिएगा, कृषि आधारित प्रमुख उद्योग। इसी क्वेश्चन से आप जिस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आप इसी से दोगे। कृषि आधारित उद्योग। दूसरी तरफ बनाइए कॉपी में, हाशिए में, यहाँ जैसे कृषि आधारित बनाया, यहाँ पे लिखिए गैर कृषि आधारित, 2 चार्ट बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए क्या कृषि के आधारित है और क्या गैर कृषि आधारित है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कृषि आधारित उद्योगों का उल्लेख करिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। या ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले गैर कृषि उद्योगों का उल्लेख करिए। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कृषि आधारित एवं गैर कृषि आधारित उद्योगों का विवरण दीजिए या इसका मूल्यांकन कीजिए। तो प्रश्न ऐसा किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक ही साथ लेके चलना है। किसी भी प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है जिससे हम उसका आंसर देने में सक्षम। लिखिए कृषि आधारित पे, कृषि आधारित पे चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, फिर नीचे दूसरा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग, माचिस उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। अब आ जाइए गैर कृषि आधारित उद्योग पे, उसको भी लिख लीजिए। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, कागज उद्योग, कागज नहीं प्लास्टिक, क्योंकि अगर आपने लिखा था उसमें ना किसी में प्लास्टिक व कांच उद्योग, प्लास्टिक व कांच उद्योग, ताला एवं पीतल उद्योग, धातु मतलब धातु उद्योग, धातु मेटल जिसे आप कहते हो, धातु उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, ये कुछ आपके कृषि और गैर कृषि आधारित उद्योग। अब क्या करना है कि इनको ये देखना है कि कहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, तो उनका विवरण आपको दे देना है। तो 2 4 हम नोट करा दे रहे हैं विवरण के रूप में कि ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल के रूप में विवरण देना होगा। लिखिए प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का विवरण, प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का विवरण मतलब सूची दी जा रही है।
चीनी उद्योग केंद्र, अब चीनी उद्योग केंद्र तो आप जान ही रहे हैं कि इस समय तो सीजन भी चल रहा है, तो जान रहे कहाँ कहाँ मिले हैं, है ना। तो दो लिख लीजिए, लिखा दे रहे हैं 2-4 नाम। मेरठ, शाहजहांपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर आदि, ऐसे बहुत सारे आप दिखा सकते हैं। बस ऐसा नहीं कि आप 10 का नाम 2, 3, 4 लिख करके आगे बढ़ जाए। बस हमारी चीनी उद्योग 3-4 जगह का लिख लीजिए। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, साबुन, उसी में कमर लगा के चलते रहिए। साबुन, जैसे एक जगह पे ऐसा नहीं कि एक ही चीज होती हो, और भी उद्योग रहते हैं। साबुन, साबुन, चमड़ा उद्योग लिखा है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट उद्योग आदि। का प्रमुख केंद्र, मतलब ये सारी चीजें एक जगह उपलब्ध है। कानपुर का प्रमुख केंद्र कानपुर है। अब आपने सुना होगा यूपी में कि कानपुर को क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर। तो ये लिख लीजिए, देखिए कानपुर को नीचे लाइन से, कानपुर को सूती वस्त्र उद्योग, उद्योग हेतु भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कागज, कागज, सहारनपुर कागज उद्योग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ आदि। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ग्रेटर नोएडा, इसका प्रमुख केंद्र। ग्रेटर नोएडा इसका प्रमुख केंद्र। खाद्य तेल, ये भी तो किसी से आएगा। आगरा मोदी नगर, आगरा मोदी नगर। कांच उद्योग फिरोजाबाद, कांच उद्योग फिरोजाबाद। कांच उद्योग फिरोजाबाद। पीतल उद्योग, पीतल उद्योग, मुरादाबाद।
क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पीतल की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में पीतल की नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद। ताले का अलीगढ़। चाकू नगर, चाकू के लिए रामपुर। ये सारी चीजें आपकी क्या होती है कि प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये भी इसी के साथ आपका जो है क्लियर होता चले और मुख्य परीक्षा का भी आपका चीजें क्लियर होती चले। आगे लिखिए, माचिस उद्योग। माचिस उद्योग बरेली, बरेली और किसी चीज के लिए है? सुरमा के लिए। लिख लीजिए उसमें बरेली ब्रैकेट में सुरमा। जिससे ये मान लीजिए कि आपको नहीं आता रहा है तो एक दो एग्जाम्पल के रूप में आप इसे भी डाल दीजिए। बाई चांस नहीं आता है, कुछ भी याद आ गया तो इसको भी आप डाल दें। दरी निर्माण उद्योग या दरी उद्योग, जहां दरी बनाई जाती है, बरेली, आगरा, इटावा। बरेली, आगरा, इटावा। ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ। इत्र व सुगंधित तेल का उद्योग। इत्र व सुगंधित तेल का उद्योग। इत्र व सुगंधित तेल का उद्योग। कन्नौज, गाजीपुर, कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर। ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। कालीन उद्योग, कालीन, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, ये प्रमुख केंद्र है। वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही। अब ये कुछ ऐसे जो है आपके उद्योग हैं, अब इसको आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास स्पेस बहुत कम है, आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा काली, है ना, आपने लिखा मान लीजिए कि जो है ताला, आपने लिखा चाकू, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको आप क्या करिए, बस सीधे ऐसे नहीं दिखाइए। अलीगढ़। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि आपके पास स्पेस भी कम हो जाएगा और लिखना भी कम हो जाएगा, और आपके आंसर में क्या होंगे कि आपके तथ्य भी बहुत पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे। सुनिए, लिखने की ट्रिक होती है किस प्रकार मुझे आंसर को फॉर्मेट करना है, किस प्रकार लिखना है। बात समझ आ रही है? उसको हमें ध्यान देना है। बस ऐसे आप बनाइए और चाहे ऐसे करके लिखते चले जाइए, या ऐसे चार्ट आपने पूरा खींच लिया और खींचने के बाद बस दो रूप में, इसी रूप में आप दिखाते चले जाइए। ऊपर डाल दीजिए प्रमुख केंद्र, ऊपर डाल दीजिए प्रमुख केंद्र या मेन सेंटर या मेजर सेक्टर आप डाल दीजिए, और डालने के बाद उन चीज़ों को क्या करिए, ऐसे दिखाते चले जाइए। अब अगर आप इस रूप में दिखा रहे हैं तो आप ये बताइए कि आपका स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लिखना भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप जो देना चाह रहे हैं आपकी सब संख्या में भी वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी।
और आपका आंसर क्या होगा, बेहतर परफॉर्मेंस आप अपने उत्तर का कर पाओगे। और जो एग्जामिनर होगा चेक करने वाला, वो क्या करेगा कि नहीं बच्चे ने बहुत कम में वो चीज़ें अधिक से अधिक दे दिया है जो एक हमारे आंसर के लिए चाहिए, उत्तर के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लिखने की ट्रिक आती है ना, कि कैसे हमें करना क्या है कि चीज़ें मेरी छूटे भी ना, और मेरा एक अच्छा मजबूत और अच्छे स्तर जो उत्तर का लेखन का होता है, उच्च स्तर का लेखन, उसे हम प्राप्त भी कर ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख करके चलिए। अब हमारे सब ये चीज़ें हो गई, तो दो हो गए। ये श्रेणी का राज्य है, ये भी आपने लिख लिया कि निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, क्योंकि खनिज में क्या है, ये संपन्न राज्य नहीं है। अगर ये खनिज की दृष्टि से संपन्न राज्य होता तो थोड़ा विकास की गति और ज़्यादा होती, लेकिन नहीं। लेकिन अब तो विकास की गति हो रही है, बढ़ रहा चीज़ें, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को हमें दिखाते हुए चलना। अब हमारी समझ कुछ चुनौतियाँ भी आएगी, कोई ना कोई समस्या तो आएगी ना। जैसे जब आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हो तो बीच में दिक्कतें आती हैं, लेकिन यदि आप उन दिक्कतों का सामना करते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो काम आपका क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। नहीं क्या होगा, बीच में ये चीज़ें छूट जाएंगी। मान लीजिए घर से निकल रहे हो कि चलना है, आज क्लास लेनी है, रास्ते में अच्छा चलो कल चलते हैं, छोड़ करके मान लीजिए आज कंडीशन क्या हो गई, साइकिल पंचर हो गई, ऑटो नहीं मिले, चलो कल चलते हैं। चीज़ें क्या हो गई, निकले थे किस लिए, बीच में थोड़ी सी व्यवधान की वजह से आपने क्या कर दिया, क्लास छूट गई। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखिए चलना। अब आप चुनौतियां लिखिए। रेड वाला लाइए, रेड वाला, रेड बोतल। चुनौतियां, लिखिए चुनौतियां। आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना का विकास न होने से उद्योगों को बिजली कमा लगा के लिखिएगा, पानी व परिवहन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला स्टेप, अब इसमें देखिए आपने क्या काम किया कि अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं होगी तो दिक्कतें आएंगी। जैसा कि आपने बुनियादी क्षेत्र में पढ़ा कि भौतिक रिसोर्सेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों की दिक्कतें आपको जो अगर होगी तो उद्योग में क्या होगी, वो समस्याएं आएंगी। अगला न्यूनतम जोत आकार,
मतलब जो खेती का लैंड है वो क्या है, छोटा है, न्यूनतम जो आकार के कारण कृषि उद्योग का पर्याप्त विकास, कृषि उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है, अगला पॉइंट, श्रम संबंधी कानूनों की जटिलता, श्रम मतलब लेबर, श्रम संबंधी कानूनों की जटिलता के कारण, श्रम संबंधी कानूनों की जटिलता के कारण निवेश संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगला, उद्योगों को अर्थात सूक्ष्म माइक्रो मतलब सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सरकार की उदासीनता ये कुछ ऐसे जो है आप सामान्य रूप से आपकी जो है समस्याएं हैं कि जिनके आधार पे उद्योग उस रूप में फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं, और निवेश आकर्षित तब होगा कि जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, नहीं तो बाहर से निवेश कैसे आएगा। और कोई जो निवेशक होता है वो निवेश वहीं करेगा कि जहाँ उसे लाभ होने की अधिक संभावना होगी, और अगर संभावना अधिक नहीं होने की है और ये देखेगा कि दूसरे क्षेत्र में संभावना उससे अधिक है, तो क्या कर जाएगा, वो वहाँ पे प्लान कर जाएगा और उद्योगों का स्थानांतरण कहाँ हो जाएगा, जहाँ ये चीज़ें उपलब्ध। तो इस आधार पे क्या होगा कि क्षेत्रीय असमानता पैदा होगी और वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जिस जगह पे ये सारी चीजें उपलब्ध होगी उन क्षेत्रों का विकास अधिक होगा। कारण ये है कि वहाँ पे इसलिए अधिक होगा कि वहाँ पे जो लैंड ली जाएगी, वो जो जमीन का मालिक होगा उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। वहाँ पे जो मकान या बिल्डिंग जो बनाई जाएगी, फैक्ट्री बनाई जाएगी, तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल जो ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, गिट्टी है, उन लोगों का भी क्या होगा, उद्योग बढ़ेगा और उसके लिए श्रम की आवश्यकता होगी, तो लेबर भी तो लगेंगे। तो उस क्षेत्र के लेबर को क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, रोजगार मिल गया, मिला ना। अब क्या है कि बिजली सेक्टर में, अब विद्युत सेक्टर में, वहाँ भी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ से वस्तुओं का क्या होगा, आदान प्रदान होगा और उससे भी क्षेत्र को कुछ लोगों को रोजगार वहाँ भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उसके बावजूद ये होगा कि उस कंपनी में कुछ लोग क्या होंगे, नियोजित किए जाएंगे, कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। तो उस क्षेत्र में जब कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे तो वहाँ भी लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला।
तो इस रूप में आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में क्या होगा कि उस क्षेत्र के लोगों को क्या होगा, उसका लाभ मिलेगा। और जब मिलेगा तो उससे क्या होगा, विकास होगा। उससे क्या होगा, विकास होगा। और जब विकास होगा तो लोगों के जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। जब मुद्रा आएगी, आपके पास पैसा होगा, तभी तो अच्छे विद्यालय में एडमिशन होगा, तभी तो आप फीस पेमेंट कर पाओगे। मान लीजिए आपके पास 4,000 की आमदनी है और पता चल रहा है कि 10,000 फीस है, आप कहाँ से पेमेंट करोगे, क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं है। तो जब वो मुद्रा का आगमन होगा तभी तो चीजें क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी और विकास की गति भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, मान लीजिए आप देख रहे हैं कि 4 लोग, इनको रोजगार मिला है, बगल वाला ने देखा कि अरे इनको रोजगार वहां मिल गया, तो उसके मन में भी जिज्ञासा होगी कि अगर उनको रोजगार मिल सकता है तो मैं भी प्रयास करूं, मुझे भी मिल सकता है। तो इससे क्या होगा, विकास की गति क्या होगी, धीरे धीरे क्रमिक रूप से बढ़ती जाएगी। और केवल एक क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में, एक क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में इसकी गति आपको देखने को मिलेगी। अब लिखिए, हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष के रूप में देते हैं। उपर्युक्त चुनौतियों ने उद्योगों के विकास को पंगु बना दिया है। पंगु मतलब विकलांग टाइप में, है ना, पंगु बना दिया है, मतलब असहाय टाइप, पंगु बना दिया है। फिर भी सरकार निवेश को प्रोत्साहित, सरकार निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु या देने के लिए, प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख उद्योगपतियों के साथ निवेश सम्मेलन, जिसे आप कहते हो इन्वेस्टर समिट, है ना। आप देखते होंगे कि न्यूज में, पेपर में आता है कि आज क्या है, हमारे प्रदेश में इन्वेस्टर समिट है, फला मुख्यालय में, फला जगह पे या फला जिले में इन्वेस्टर समिट आई। निवेश सम्मेलन का आयोजन कर प्रयास कर रही है, अब जैसे आप देख रहे हो टाटा है, अडानी है ना, ऐसे बहुत सारे उद्योगपति क्या है, ये लोग भी इन्वेस्टर समिट में क्या कर रहे हैं, भागीदारी करेंगे। और यही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे, अपनी कंपनियों को स्थापित करेंगे। जिसे आप कहते हो मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो एक जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो केवल एक देश में सीमित होती नहीं, वो बहुत सारे देशों में होती हैं। और इसीलिए ये होता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के जो निर्णय होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी जो नीतियां होती हैं, जो हमारी सरकारी नीतियां होती है हमारे देश की, उससे क्या होती है, बेमेल खाती है। क्योंकि वो हमारे देश के अनुसार तो नीतियां बनाई नहीं जाएगी, वो तो पूरे विश्व के संदर्भ में बनाई जाएगी ना। तो इसीलिए क्या होगा, वो नीतियां हमसे बेमेल खाएंगी। अब इसमें देखिए, आप लोगों को कोई दिक्कत, कहीं किसी प्रकार की समस्या या न समझ में कोई चीज आई हो, देख लीजिए एक सेशन निगाह से।
करप्शन तो भ्रष्टाचार है ना। जैसे क्या है कि आप देख लो कि भ्रष्टाचार जहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उन चीजों को आप जो है, लेकिन मेन बेसिकली जो है आधारभूत पे हमें करना है, तो करप्शन को हमें ना शामिल करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो हमें बेसिक आधारभूत जो क्या है कि चुनौतियाँ, क्योंकि उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो हमें उन चुनौतियों के रूप में क्या आ रहा है, जब वो स्थापित हो जाएगा तभी तो भ्रष्टाचार का जो नौबत है करप्शन का, जब वो चीजें ही नहीं हो पाएंगी तो आएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके डिमांड क्या है ना, उसके आगे। बाकी अगर मान लीजिए कि कर्मचारियों के जो है विषय में पूछा जा रहा है, या उद्योगों में मान लीजिए उद्योग स्थापित किए गए, उनमें क्या विसंगतियां आ रही हैं, इस आधार पे आप उसका विश्लेषण कर लेना। लेकिन ये है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बातों की बात की जा रही है, वहां इसको शामिल करने की जरूरत नहीं। नहीं दिक्कत, आगे बढ़े। तो चलिए अगला स्टेप हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के व्यापार वाणिज्य में डालिए, ऊपर टॉपिक डालिए। व्यापार वाणिज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, आप भूगोल में भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में, और यहां भी पढ़ रहे हैं, है ना। आर्थिक क्षेत्र ब्रैकेट में सेज लिख लीजिए, SEZ या हिंदी में सेज। का विकास एवं भूमिका, का विकास एवं भूमिका की चर्चा। अब आप सेज से क्या समझते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा, इसीलिए उसका नाम पड़ा सेज। तो जो आप बिल्कुल बताएं, जो समझ में आ रहा बिल्कुल बताइए, डरिए नहीं। तो आप तेज बोलो। जो क्षेत्र से सुरक्षा व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाता है, औद्योगिक निर्माण, और फिर वहाँ पे नियम और कानून को छूटे दी जाती है और सस्ती दरों पे जरूरी होता है। देखिए कुल मिला के आप बता रहे हैं, ठीक भी बता रहे हैं, लेकिन ये है कि मेन बिंदु पे नहीं आ पा रहे हैं। चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन वो क्या बताना चाहिए वो बता नहीं पा रहे ठीक से। बाकी ऐसा नहीं कि आप रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है। देखिए जो स्पेशल या विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, वो क्या करता है, निवेश आकर्षित करता है। वहाँ का आर्थिक वातावरण, विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण इसीलिए किया जा रहा है कि वो क्या करे, निवेश को अपनी तरफ आकर्षित करे। अगर निवेश को आकर्षित करेगा तो क्या होगा, रोजगार को पैदा करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। और वहाँ की स्थितियाँ, जैसे आपने कहा कि वहाँ का निवेश, वहाँ की आर्थिक स्थिति, ये सब भी है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब वहाँ का क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्या किया जाएगा, बेहतर रूप में बनाया जाएगा, मजबूत होगा, बुनियादी ढांचे क्या होंगे, मजबूत होंगे, वहाँ सारी सुविधाएं क्या होंगी, उपलब्ध होंगी। तो अगर इस रूप में वहाँ का वातावरण होगा तो बाहर से जब निवेश आएगा, मान ली कोई विदेशी कंपनी है, किसी दूसरे देश का है, या मान ली कोई दूसरा राज्य आकर के यहाँ निवेश कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वहाँ का औद्योगिकरण क्या होगा, बढ़ेगा, उद्योगों का क्या होगा, संकेंद्रण होगा। क्योंकि जहाँ सुविधाएं होंगी वहाँ उद्योग क्या होंगे, अधिक से अधिक उद्योगों का संकेंद्रण होगा, इकट्ठा होंगे और कई उद्योग स्थापित हो जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा औद्योगिक संकुल, पढ़ा होगा
पढ़ाया गया होगा, जो ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा आपको, पढ़ाया गया नहीं भूगोल भी? भूगोल पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया। इकोनॉमिक्स पढ़ाई गई, वहाँ भी इन चीज़ों की चर्चा आई होगी। औद्योगिक संकुल क्या है, उद्योग क्या है ना, उद्योग बंधु क्या है, ये सारी चीज़ें आई होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। अगर तो ये सारी चीज़ों पे जो है यही देखा जाता है कि उद्योग का संकेंद्रण क्यों रहा है। संकुल होना, इकट्ठा होना, एक दूसरे से कड़ी। वहाँ इसलिए हो रहा है कि वहाँ उद्योग स्थापित करना क्या होगा कि कास्ट कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पहले से ही बुनियादी ढांचे उपलब्ध है। पता चला कि आप दूसरे क्षेत्र में लगा रहे हो, वहाँ चीज़ों की उपलब्धता नहीं है, आपको खर्च करके अपने पास से लगा करके डेवलप करना पड़ रहा है। तो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? अधिक हो गई। तो जब अधिक हो गई तो निवेश क्या करेगा? निवेशक हट जाएगा वहाँ से, और जहाँ ये चीज़ें मिल जाएगी निवेशक कहाँ कर देगा? वहाँ स्थानांतरित हो जाएगा और वहाँ जाकर के वो चीज़ें स्थापित कर लेगा। तो आपका जो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने का कारण ये था कि जो असमानता है इसको कम भी किया जाए और वहाँ उद्योग भी स्थापित किए जाएं, उत्पादन भी बढ़े और रोजगार भी मिले। बात समझ आ रही है? तो चलिए देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र उस विशेष औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, उस विशेष औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है जिससे व्यापार नीचे लाइन में कर लीजिएगा, जिससे व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक नियमों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब देखिए ये क्षेत्र क्या होंगे, रुकिए, ये क्षेत्र क्या होंगे, मान लीजिए 10 कंपनियां स्थापित की गई, मान लीजिए 10,000, तो ये कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए इन्वेस्टर अधिक आ गए, अधिक लोगों ने निवेश करके करेंगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं था, कम था, तो इन्वेस्टर क्या होगा, कमाएंगे। तो उस आधार पर ये घट और बढ़ सकता है, कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए नीचे से लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी निर्यात प्रोत्साहन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण मतलब हाथों से जो वस्तुएं बनाएंगे, मैन्युफैक्चर से जाकर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए
उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र नई नीति का निर्माण, नई नीति का निर्माण भारत सरकार की विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, भारत सरकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली 2006 के आधार पर उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र नई नीति 2006 को अपनाया गया। अब ये जैसे शुरू किया गया तो ये क्या था, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। क्वेश्चन आपकी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया है और आपके यूपीएससी में पूछा गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस सन में लागू किया गया और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू कब किया गया? अधिनियम और लागू और कब ये नीतियां बनाई गई? 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सावधानी घटे दुर्घटना घटे। तो पढ़ने में ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये नीतियां कब बनाई गई, अधिनियम कब बनाए गए और लागू कब किया गया, इम्प्लीमेंटेशन आपका कब किया गया। तो कहने का मतलब है कि इन शब्दावली पे, इन शब्दों पे आपको हमेशा परीक्षा में ध्यान रख के चलना है। नहीं तो पता चला कि आपने क्वेश्चन कहा कि हाँ ठीक है वही तो है, बस उसी में गलत आंसर आप देके चले आते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब लिखिए विशेष क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र की भूमिका, इसकी भूमिका क्या है, ये अपना क्या योगदान दे रहा है, क्या क्या चीजें कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र की भूमिका, देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से, या आप विशेष आर्थिक क्षेत्र से लिख दिया करिए, कम में हो जाएगा, है ना। बात तो ये है कि स्थापना से विश्व स्तरीय स्थापना, विश्व स्तरीय, केवल ऐसा नहीं कि भारत के स्तर का है, जो विदेशी निवेशक आ रहे हैं, जो सुविधाएं विश्व स्तर पर उपलब्ध है, वो चीजें क्या की जाए, यहाँ भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे निवेशक क्या हो, आकर्षित हो। भाई आप किसी चीज को पसंद करोगे, लाइक करोगे, तभी तो उतर जाओगे। पता चला वस्तुएं आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप जाओ उसको। आप जाते हो मार्केट में कोई सामान खरीदने, आपको पसंद आती है तभी तो लेते हो, नहीं कहते हो चलो बाद में ले लेंगे, दूसरा देख लेंगे, दूसरा विकल्प देख लेंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर वो चीजें उपलब्ध होगी तभी तो निवेश आएगा। विश्व स्तरीय और स्थापना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर,
और स्थापना सुविधाओं से परिपूर्ण या पूर्ण एकीकृत क्षेत्रों का विकास होता है। एकीकृत क्षेत्रों का विकास होता है। एकीकृत क्षेत्रों का विकास होता है। समझ में आ रहा होगा जो लिखा है ना, कि मतलब सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध होगी। अगला देखिए, सेज के सफल संचालन से देश एवं प्रदेश में देश एवं प्रदेश में तीव्र आर्थिक व औद्योगिक तेज गति से आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अब आप इसको ये हो गया ना भाई, जब अगर स्थितियां बेहतर होगी, निवेश ज्यादा होगा, रोजगार की क्या होगी विभिन्न सेक्टरों में। ये नहीं कि केवल मान लीजिए कि सीमेंट है, सीमेंट का सूती वस्त्र है, जितने सेक्टर के उद्योग स्थापित होंगे हर सेक्टर में रोजगार उत्पन्न होगा ना। ऐसा तो नहीं कि एक सेक्टर का वर्क केवल एक में ही हुआ, जितने सेक्टर होंगे उतने सेक्टर में आपको रोजगार क्या होगा मिलेगा। तो इससे रोजगार क्या होगा, नए प्रकार के रोजगार क्या हो जाएंगे उत्पन्न होंगे। अगला देखिए आगे, सेज की स्थापना से लिख नहीं रही आप, लिख लिया। सेज की स्थापना से अगला है निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पूंजी निवेश भी आकर्षित होंगे। और कुछ भी हो सकता है। अभी कल भी चर्चा हम लोगों ने किया था क्या चीजें आ सकती हैं, अभी भी चर्चा किया हमने क्या चीजें हो सकती हैं। लिखिए, आकर्षित होंगे तथा विदेशी एवं आधुनिक तकनीक भी आएगी। मतलब टेक्नोलॉजी कि कार्य करने की इफिशियंसी जो है कैसी होगी, दक्षता। जैसे पहले आपने देखा होगा कि आपका जो ये सीलिंग फैन लगा हुआ है, पहले आप देखते थे बहुत बड़े बड़े आते थे, इसके पर जो है वो क्या होते थे बहुत बड़े बड़े। लेकिन आज क्या हुई, इफिशियंसी बढ़ी, मतलब दक्षता बढ़ी, कुशलता बढ़ी। टेक्नोलॉजी किसका प्रयोग किया गया, तकनीक का। किसका प्रयोग किया गया, तकनीक का प्रयोग किया गया, टेक्नोलॉजी। वो चीजें क्या हुई छोटे फार्म में आपके सामने उपलब्ध हो।
हो गई ना। जैसे आप जो चीज़ें देखते थे कि आपके लैपटॉप में जो चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी, इतने बड़ा पहले कंप्यूटर हुआ करता था, आज आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मोबाइल या छोटा सा आपका पैड जो आ रहा है या लैपटॉप क्या कर रहा है, अधिक से अधिक सूचनाओं का संकेंद्रण और अधिक से अधिक सुविधाएं आपको क्या हो गई, छोटे से छोटे फार्म में आपको मिलने शुरू गई। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। और जब नई नई तकनीक आएगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो क्या होगा, कम से कम चीज़ों में डेटा को अधिक से अधिक क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। नहीं तो क्या क्या होता था, पहले बहुत बड़ी चीज़ों में करना पड़ता था, और अब क्या हो रही है, बहुत कम। आप ये देखिए नैनो टेक्नोलॉजी, आप साइंटिफिक में पढ़ोगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नैनो टेक्नोलॉजी। आज आप देख रहे हो कि पहले क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, आज बहुत माइक्रो रूप में आपको वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो ये किसका विकास होगा, टेक्नोलॉजी। फिर क्या होगा, अभी तक जो है आपकी क्या हो रही है, नेटवर्क के लिए है ना, लगाए जाते थे टावर। अब क्या होगा, पता चलेगा सैटेलाइट से जो है आपके नेटवर्क क्या किए जाएंगे, किए भी जा रहे हैं, प्रदान किए जाएंगे। तो इससे विकास क्या होगा, बढ़ेगा, सुविधाएं क्या होंगी, बेहतर होंगी, और आपकी आवाज की या फोटो की या किसी चीज की क्वालिटी क्या होगी, बेहतर। तो ये सब किसका विकास होगा, टेक्नोलॉजी का, तकनीक का। आगे बढ़िए। विशेष आर्थिक क्षेत्र या क्षेत्र क्षेत्र को विभिन्न करों आदि से जो टैक्स लगता है, रेवेन्यू आता है, टैक्स कलेक्शन, विभिन्न करों आदि से छूट तथा श्रम, पर्यावरण का श्रम, पर्यावरण, विद्युत मतलब बिजली आदि संबंधित नियमों, कानूनों में छूट दिए जाने का प्रावधान है। बात समझ में आ रही है? जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं? जब टैक्स कम होगा, कंपनियों को क्या करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स क्या होगा, कम देना होगा, तो उनका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। जब टैक्स क्या होगा, अधिक होगा, तो उनकी बचत क्या होगी, कम होगी। फिर क्या होगा, वहां आपको श्रम की प्रचुर क्या होगी, उपलब्धता होगी, बिजली की उपलब्धता होगी, और जब ये सारी चीजों की उपलब्धता होगी तो आपको क्या होगा, विदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी का भी क्या होगा, स्थानांतरण होगा। लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, और जब ये चीजें आएंगी तो हमारे यहाँ की कार्य क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जब कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तो कार्यों की कुशलता भी बढ़ेगी, और जो कास्ट मेरा अधिक लग रहा था वो कास्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो वस्तुओं की बर्बादी हो रही थी वो बर्बादी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितना माल मेरा लग रहा था उतने माल में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आप इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए चीजों को समझ सकते हैं, और बहुत व्यवहारिक रूप में समझ सकते हैं। ऐसा नहीं, आयोग भी जो आपसे आंसर की डिमांड करता है वो भी ये कहता है कि आप चीजों को समझ रहे हैं या रटी रटाई चीजों को लिख रहे हैं, किताबी भाषा लिख रहे हैं। अब जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, अगर ही हूबहू यही जाके लिख के चले आए, आपका आंसर बहुत बेहतर हो जाएगा। ये हो जाएगा आप समझ रहे हो चीजों को, वहीं से उठा करके जो सोच महसूस कर रहे हैं वही आप आंसर दे रहे हो, और वही आपका आंसर भी है। बात समझ आ रही है? और ये चीज आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। मैंने क्यों एग्जाम्पल फाइन कर दिया,
क्योंकि आप फैन देख रहे हैं, आपके सामने है, आपके जीवन में रोज लोग हो रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल को दो कि जो आपके जीवन से जुड़ा हो, बस आपको जोड़ने की कला आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बता कुछ रहे एग्जाम्पल कुछ दे दें, उससे कोरिलेट को जुड़ा हो और रटने की जरूरत नहीं है। आप अदल बदल अपने देख रहे हैं, उसी को क्या करना है, फिट कर देना है। और यही नहीं केवल यहाँ, आपके एथिक्स पेपर में जो नीति शास्त्र है, उसमें तो आपके व्यवहारिक जीवन से अगर आपने देना सीख लिया, आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। सीखने की जरूरत, सीखिए, हर जगह अप्लाई करिए, और ये चीजें डेवलप एक जगह हो गई, हर जगह डेवलप हो जाएगी। एक जगह आपने सीख लिया, जहां पाओगे वहीं लगा दोगे, कोई सब्जेक्ट नहीं, एनी हर जगह वो चीजें अप्लाई कर लोगे। बस सीखने की कला होनी चाहिए, है ना। यही तो महत्वपूर्ण है कि वो चीज मेरे अंदर डेवलप हो जाए। आगे लिखिए, विकास नीति, सेज की विकास नीति, उसी में सेज की विकास नीति। मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र। सेज की स्थापना, सेज की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, पब्लिक प्राइवेट एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मॉडल पर की जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज क्षेत्र को स्थानीय मास्टर प्लान, मास्टर प्लान में एक विशेष क्षेत्र अंकित किया जाएगा, एक विशेष क्षेत्र अंकित किया जाएगा। जिसकी जोनिंग रेगुलेशन, जोनिंग क्या परोक्ष मात्रा, ना पर छोटी मात्रा, ऊपर बिंदी होगा, जोनिंग रेगुलेशन तथा अनुमन्य भूपयोग भूपयोग में बृहद मापदंडों के अंदर रहते हुए पर्याप्त लचीलापन विकासकर्ता को उपलब्ध होगा। लचीलापन विकासकर्ता को उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये आपके जो है आज ये हो गया टॉपिक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर कल नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे।